I am Dr. Shweta Agrawal, Assistant Professor, Faculty of Education, DEI. I am teaching to you EDM 101, which entitled Child Development, Teaching and Learning. And this is the first unit PPTs or videos, concept, characteristics and principles of growth. मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, वृद्धि का अर्थ एवं प्रत्यय। वृद्धि का यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए यानी कि इटमोलॉजिकल मीनिंग देखा जाए तो ये क्या है? बढ़ना और फैलना। किस चीज़ का बढ़ना? मल्टी सेलुलर मल्टीप्लिकेशन, सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है यानी कि कोशिकीय वृद्धि है। वृद्धि शारीरिक कोशिकाओं के बढ़ने से शरीर के आकार, लंबाई व वजन में होने वाले परिवर्तन है। यानी कि हम देखें तो ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है सेलुलर मल्टीप्लिकेशन है। सेलुलर मल्टीप्लिकेशन से क्या होता है? किसी भी सेल के साइज में, उसके वेट में, उसकी लंबाई चौड़ाई में और उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आते हैं। तो यानी कि एक सेलुलर स्टेज से देखिए कोई भी एक ह्यूमन बीइंग का डेवलपमेंट किस फॉर्म में होता है? वन सेलुलर ओवा और वन सेलुलर स्पर्म जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है तो वन सेलुलर स्टेट जाइगोट बनती है और ये जाइगोट वन सेलुलर होती है। फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन होता जाता है और धीरे धीरे सेल्स बढ़ते जाते हैं और इसके साइज में चेंजेस आते जाते हैं। तो ये क्या है? साइज में चेंज आते आते हुए एक न्यू बॉर्न बेबी, एक फीटस का फॉर्म ले लेना, ये है ग्रोथ। इसका कुछ अर्थ और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। अब जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है? वो भी तो लिविंग बीइंग है। उनके में भी सेल होते हैं और उनमें भी मल्टीप्लिकेशन होता है जिसकी वजह से उनके साइज में चेंज होता है, उनके वेट में, स्ट्रक्चर में चेंज होता है, यानी कि ग्रोथ होती है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग ग्रोथ रिफर्स टू स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं वो सब ग्रोथ होते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, इन वेरियस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उनकी फंक्शनिंग होती है, कनेक्टिविटी होती है, ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। डेफिनेशन: प्राणी में होने वाले ऐसे जैविक परिवर्तन जो वृद्धि कहलाते हैं जिनका निरीक्षण तथा मात्रात्मक संबंध में मापन किया जा सकता है। निरीक्षण यानी कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखते हो ना, एक बच्चा छोटा है और वो लंबा हो गया कुछ साल बाद, आप कह रहे हो हाँ ये इसमें इसकी ग्रोथ हो गई है ना। तो यानी कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो। क्यों ऑब्जर्व कर पा रहे हो? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव मेजर पर डिपेंडेड है, मात्रात्मक है कि अभी उसकी हाइट कितनी थी, अभी तक वो 3 फीट का था और अब 5 फीट का हो गया, तो मात्रात्मक है, मेजरेबल है। Growth is a biological change in the organism which can be observed and measured in quantitative term. Quantitative की बात कर रहे हैं, ये डैश के अकॉर्डिंग है। क्वांटिटेटिव चेंज जो होते हैं वो ग्रोथ है। क्वालिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, क्वांटिटी होती है जिसे हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे किसी की हाइट में चेंज होना वो क्वांटिटेटिव है, किसी के वेट में चेंज होना क्वांटिटेटिव है, बॉडी के प्रपोर्शन में चेंज होना इट इज़ ऑल्सो क्वांटिटेटिव। तो ये सब क्या है? ये सब ग्रोथ है। नेक्स्ट डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू हरलॉक, ग्रोथ इज चेंज इन साइज इन प्रपोर्शन, डिसअपीयरेंस ऑफ ओल्ड फीचर एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू वंस। यानी कि साइज में होने वाला चेंज, प्रपोर्शन में होने वाला चेंज और जो पुराने फीचर्स थे उनका डिसअपीयरेंस होना और नए फीचर्स को एक्वायर करना, ये क्या है? ये ग्रोथ है। ऐसा ही तो होता है जब प्रपोर्शन में चेंज होता है। एक छोटे बच्चे को देखो, उसका बॉडी के यदि प्रपोर्शन को आप देखोगे तो क्या होता है? उसका सिर बहुत बड़ा होता है। इवन जब बर्थ होती है किसी बच्चे की तो उसका 1/3 पोर्शन बॉडी का, यदि बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 1/3 पोर्शन हेड का होता है और एक अडल्ट का कितना होता है? 1/10 पोर्शन हेड होता है। तो ये प्रपोर्शन का चेंज होना और पुराने फीचर्स का डिसअपीयरेंस और नए फीचर का एक्विजिशन, ये क्या है? ये ग्रोथ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
इट इज इंडिकेट टू चेंज इन बॉडी स्ट्रक्चर, जैसा अभी हम देख चुके। इट इज रिलेटेड टू चाइल्ड मैच्योरिटी। एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा ग्रोथ कब तक होती है, ग्रोथ होती है मैच्योरेशन तक। अब मैच्योरेशन स्टेज क्या है, एडोलेसेंट स्टेज। जब लेट एडोलेसेंट के पीक पॉइंट को क्रॉस कर जाता है कोई भी चाइल्ड, यानी कि जो नॉर्मली मान के चला जाता है 18 ईयर्स, तब वो मैच्योर हो जाता है, उसकी ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता, ये मैच्योरिटी स्टेज तक होता है। इट इज एक्सटर्नल इन नेचर। अभी अभी हमने कहा कि इसमें क्या नेचर होती है, इसमें ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी होती है, ये क्वांटिटेटिव होता है। तो क्वांटिटेटिव होने की वजह से हम क्या कहेंगे, ये एक्सटर्नल नेचर है, जो दिखाई देता है बाहर से। ठीक है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रोथ किसी की हाइट बढ़ गई और मैं कहूँ वाह इसकी ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो रही है, लेकिन हो सकता है उसकी बॉडी में जो अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो प्रॉपर नहीं हो रही। तब मैं ग्रोथ के लिए क्लेम नहीं करूँगी, तब मैं उसके डेवलपमेंट के लिए क्लेम करूँगी कि उसकी ग्रोथ तो हो गई, उसकी हाइट तो उसकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ गई, लेकिन जो बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स थे वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहे, यानी कि सही डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो वो क्वालिटी की बात हो गई। तो क्वालिटी की बात डेवलपमेंट में चले जाती है, लेकिन ग्रोथ केवल एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो कि बाहर से दिखाई देता है। इट इज अ फिजिकल प्रोग्रेस, ये फिजिकल प्रोग्रेस है। देखो किस किस चीज़ की बात हो रही है ग्रोथ में, साइज की बात हो रही है, प्रोपोर्शन की बात हो रही है, हाइट वेट, इस चीज़ की बात हो रही है। तो ये फिजिकल प्रोग्रेस है, शारीरिक प्रगति है। इट कैन बी मेजरेबल, मेजरेबल है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव। The nature of bodily change in growth is quantitative. We have already discussed this point. It is started from pregnancy and end to maturity of child. अभी अभी मैंने बताया कि कब से स्टार्ट हो रही थी ग्रोथ, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद वन सेल जाइगोट में फर्दर मल्टीप्लिकेशन होने के बाद क्या हो रहा था, सेल्स बढ़ रही थी और साइज स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा था और ग्रोथ होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे आप देखो साइज तभी चेंज हो रहा होता है ना, और एडल्ट स्टेज पे के आने के बाद जब कंप्लीट हो जाती है तब साइज में चेंजेस होने बंद हो जाते हैं। ठीक है, ये बात अलग है, किसी की फैट डिपोजिशन होता है या कोई बीमार होने की वजह से उसका फैट डिपोजिशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो स्ट्रक्चर में हमें कुछ चेंजेस दिखाई देते हैं, लेकिन प्रोपोर्शन में कोई ऐसा चेंज नहीं होता। तो मैच्योरिटी तक चलती है ग्रोथ, और मैच्योरिटी कब तक होती है, एडोलेसेंट कंप्लीट, लेट एडोलेसेंट कंप्लीट होने के बाद। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ की अब हम स्टेजेस देखें तो अलग अलग 3 स्टेजेस में मेनली हम बांट सकते हैं। प्रीनेटल ग्रोथ, नेटल ग्रोथ, पोस्ट नेटल ग्रोथ, मैच्योरिटी और ओल्ड एज। ओल्ड एज में भी थोड़ा सा ग्रोथ की बात की गई है, लेकिन नॉर्मली मैच्योरिटी तक होती है। स्टेजेस अभी आया प्रीनेटल, पोस्टनेटल और मैच्योरिटी स्टेज। प्रीनेटल स्टेज वो स्टेज है जो प्रेगनेंसी स्टेज में है। नेटल स्टेज होती है जो डिलीवरी टाइम में होती है। एक्चुअली डिलीवरी टाइम में ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ तो ग्रोथ बल्कि बॉडी के स्ट्रक्चर में कुछ नेगेटिवली चेंजेस आते हैं, इसीलिए हमने नेटल ग्रोथ नहीं मानी जाती है, प्रीनेटल मानी जाती है, क्योंकि वहाँ पर वन सेल से एक फीटस का डेवलपमेंट होता है, तो यानी कि वहाँ ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है। और पोस्ट नेटल में तो आप देखिए न्यू बॉर्न बेबी के बाद कितना छोटा सा होता है, वो कितना सा छोटा सा साइज होता है, एक अडल्ट बन जाता है, तो यानी कि वहाँ तो ग्रोथ सबसे ज़्यादा स्पीड में हो रही है। लेकिन प्रेगनेंसी स्टेज में भी वन सेलुलर स्टेज से पूरे सिस्टम का डेवलपमेंट भी एक ग्रोथ का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो मैच्योरिटी पीरियड में स्टेबल हो जाती है, ओल्ड एज में ये ग्रोथ नेगेटिव फॉर्म में चले जाती है, और फिर देन दैट टाइप्स ऑफ ग्रोथ डिफरेंट टाइप्स की होती है। साइज चेंज होता है, जैसे मैंने अभी बताया, हाइट में चेंज होता है, वेट में चेंज होता है, प्रोपोर्शन चेंज होते हैं, और पोजिशनल चेंज होते हैं। पोजिशनल चेंज जैसे आप देखो एक छोटा बच्चा होता है वो केवल लेटा रहता है, और जब उसकी ग्रोथ नहीं होगी तब तक वो बैठ नहीं सकेगा, और जब तक और ग्रोथ नहीं होगी तब तक वो खड़ा नहीं हो सकेगा, पकड़ पकड़ के खड़ा होता है ना, सपोर्ट की ज़रूरत होती है। फिर धीरे धीरे उस सपोर्ट को रिलीज़ करता हुआ वो
इंडिपेंडेंटली चलने के लायक हो जाता है, वॉक कर सकता है। तो वो वॉक तभी कर पाएगा जब उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो, और ये ग्रोथ उसके पोजीशंस को चेंज करती है। और यदि पर्टिकुलर एज में उस बच्चा अपनी पोजीशन को चेंज करने के एबल नहीं हो पा रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पा रही। और साथ ही में ग्रोथ के साथ में, जैसे अभी मैंने बताया था, प्रोपोर्शनल चेंजेस होते हैं कि 1/3 बर्थ के टाइम पे 1/3 बॉडी का पोर्शन होता है हेड, और एक अडल्ट में 1/10 पोर्शन होता है हेड। फंक्शनल चेंज भी होते हैं। जैसे जैसे ग्रोथ होती रहती है, तो आप देखिए आपकी एक्टिविटीज़, मोटर एक्टिविटीज़ में चेंजेस होते हैं। एक छोटा बच्चा जो होता है वो एक बड़ी बॉल को ग्रिप कर पाता है, और आप जैसे जैसे बढ़ते जाते हो तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूव होने लगता है, और आप एक पेंसिल को, पतले ब्रश को और कितनी स्मूथली चला पाते हो। छोटे बच्चे को पेंसिल पकड़ा के देखना, उसके हाथ से गिर जाएगी। और थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज पे आएगा, तब पेंसिल ग्रिप करना स्टार्ट करेगा। प्री प्राइमरी स्टेज में, प्राइमरी लेवल पर, नर्सरी क्लास में, एलकेजी क्लास में बच्चों को ग्रिप करना सिखाते हैं, पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ये फंक्शनल ग्रोथ है, और जो फंक्शनल ग्रोथ धीरे धीरे चेंजेस होते हैं और धीरे धीरे एक्यूरेट होते हैं। ठीक है। मैच्यूरेशनल चेंजेस, मैच्यूरेशन के साथ जो चेंजेस होते जाते हैं वो भी ग्रोथ है। कंपोजिशनल चेंजेस, बहुत सारे कंपोजिशन में चेंजेस होते रहते हैं, वो भी ग्रोथ का एक टाइप है। टाइप्स ऑफ ग्रोथ, यही जो अभी हमने टाइप्स पढ़े उनको डिस्क्राइब किया हुआ है कि साइज में चेंज हो रहा है, यानी कि हाइट, वेट, वॉल्यूम में चेंज होता है। और पोजिशनल जो चेंज, जैसा अभी मैंने बताया कि अंदर भी बॉडी में जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है उनकी पोजीशन में चेंज होता है। आपने एक चीज़, ये भी ग्रोथ का सिंबल है क्या? टेम्पररी टीथ का गिरना और परमानेंट टीथ का आना, ये भी पोजीशनल चेंज है। और क्या होना, ये जो डायफ्राम होता है, डायफ्राम कहाँ होता है? जिस पे ये समझ लीजिए हमारे लंग का बेस्ड है डायफ्राम, है ना। तो वो, क्योंकि वो मस्कुलर ऑर्गन है, होते हैं ये लंग्स, तो उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नहीं तो पता चला हम जब ब्रीथ करेंगे तो इतनी एक्सेस में एयर हम अंदर ले लेंगे कि शायद हमारे लंग्स की वॉल थिन हो जाए और वो फट जाए। तो इसके लिए एक बेस मिला हुआ होता है डायफ्राम, कि इसके अलावा एक्स्ट्रा एयर लंग्स में नहीं आ पाएगी। तो वो डायफ्राम जो होता है उसके प्रोपोर्शन में, उसकी स्टेज में चेंज होना, ये भी ग्रोथ का सिंबल होता है, ये भी पोजीशनल चेंज होता है। प्रोपोर्शनल चेंज होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी हेड का इन्फेंट में कैसा होता है। फंक्शनल चेंज, बहुत सारे एंजाइम्स सिक्रीट होने स्टार्ट होते हैं, जिसकी वजह से इवन पुबर्टी स्टेज जो होती है उसमें जो एक एडोलेसेंट स्टेज पे, अर्ली एडोलेसेंट मान सकते हैं। अर्ली एक्चुअली पुबर्टी स्टेज क्या है? चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड स्टेज के ख़त्म होने और अर्ली चाइल्डहुड एडोलेसेंट स्टेज के स्टार्ट होने के बीच की स्टेज है। तो उस टाइम पे बहुत सारे हार्मोनल चेंज, एंजाइम्स चेंज होते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से एक गर्ल अडल्ट की तरह लगने लगती है और एक बॉय अडल्ट मैन की तरह लगने लगता है। तो ये चेंजेस भी क्या है? ये भी एक ग्रोथ का सिंबल है। मैच्यूरेशनल चेंजेस की स्टेबिलिटी आना और अडल्ट बनना, ठीक है। कंपोजिशनल चेंज, आई पिगमेंटेशन, हमारी आई में कई टाइप के पिगमेंटेशन होते हैं, जिसकी वजह से हम कलर को डिफाइन कर पाते हैं। पर्टिकुलर उस किसी भी चीज़ को देखकर उसके पिन पॉइंटेडनेस को डिफाइन कर पाते हैं, उसकी सरफेस को, एज को, उसके टेक्सचर को डिफाइन कर पाते हैं। तो वो आई पिगमेंटेशन है, ये भी ग्रोथ का ही एक सिंबल। मेथड ऑफ गैदरिंग ग्रोथ डेटा, वृद्धि प्रदत्तियों को एकत्रित करने की विधियां। कैसे हम देखें कि हाँ ग्रोथ हो रही है किसी की प्रॉपर या नहीं। तो इसके कुछ मेथड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज, क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ओवरलैपिंग या सेमी लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। 3 टाइप्स है। मेथड ऑफ गैदरिंग ग्रोथ डेटा, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मीनिंग क्या होता है कि हम
किसी की ग्रोथ को असेस करने जा रहे हैं, उसकी ग्रोथ से रिलेटेड डेटा को गैदर करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सैंपल है, जैसे मैंने 2 साल के बच्चे से स्टार्ट किया है, तो मैं उसी बच्चे पे लगातार, जब वो 3 का होगा, 4 का होगा, 5 का, 6 का, इसी तरीके से वो अर्ली चाइल्डहुड से मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, पुबर्टी, अर्ली एडोलेसेंट, लेट एडोलेसेंट तक जाता रहेगा, और मैं उसी बच्चे का या उसी पर्टिकुलर सैंपल का लगातार डेटा कलेक्ट करती रहूँगी। तो मैं किस ग्रोथ के डेटा को फॉलो कर रही हूँ? मैं फॉलो कर रही हूँ लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी को। इससे क्या होता है, इसमें सबसे ईजीनेस क्या होती है कि यदि मैं अलग अलग टाइप के मतलब एक बच्चा आज ही प्रेजेंट सिनेरियो में या इसी ईयर में या 3 महीने में एक बच्चा लूँ 2 साल का, एक 3 का, एक 4 का, एक 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, इसी सो ऑन। तो इस तरीके से क्या होगा, ये सब जो अलग अलग बच्चे मैं ले रही होंगी, ये अलग अलग, इनको बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे वेरिएबल्स इफेक्ट कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते होंगे। तो यदि लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की जाती है तो हमारा सैंपल वही रहता है और उसी पर डेटा कलेक्ट होता रहता है, उसी की ग्रोथ को देखना होता है, तो वो स्टेबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है, रिलायबिलिटी उसमें ज़्यादा होती है, उसको कंपैरिजन किया जाता है, स्पेसिफिक होता है। क्यों? क्योंकि सारे उसके सर्कमस्टांसेस सेम होते हैं। एक अलग अलग फैमिली के यदि मैं डेटा लेती हूँ तो क्या होगा, एक फैमिली में तो बहुत बैलेंस्ड डाइट यूज़ की जा रही है, एक में बिल्कुल लापरवाही हो रही है, एक पुअर है तो वो अपने बच्चों को केवल कार्बोहाइड्रेट रिलेटेड फूड आइटम्स दे पा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट तो भाई ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा। डाइटरी हैबिट्स का ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है ना सीधे सीधे। जब किसी का डेवलपमेंट सही नहीं हो रहा होता, ग्रोथ सही नहीं हो रही होती, नॉर्मली हम डेवलपमेंट से रिलेट लेते हैं, इसलिए मैंने बोला। तो एक पेरेंट्स है, वो अपने किसी डॉक्टर के पास गए और बोल रहे हैं कि इसकी ग्रोथ नहीं हो पा रही, इसकी हाइट नहीं बढ़ पा रही। तो डॉक्टर क्या कहता है, प्रोटीन रिच डाइट लो, एक्सरसाइज करो लेकिन प्रोटीन रिच डाइट लेनी ज़रूरी है। तो प्रोटीन रिच डाइट तो वही फैमिली प्रोवाइड कर पाएगी जिसके पास पैसा होगा, क्योंकि अधिकतर हमारे जितने भी प्रोटीन के सोर्सेस हैं वो सारे फूड आइटम्स एक्सपेंसिव होते हैं। नॉर्मली जो लो इनकम ग्रुप के को बिलोंग करने वाली फैमिली होती है, वो उनको एक्सेस नहीं कर पाती, वो उनको प्रोवाइड नहीं कर पाते अपने चाइल्ड को। लेकिन अब इस लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। क्या डिसएडवांटेजेस हैं? ये एक्सपेंसिव होती है, बहुत टाइम टेकिंग होती है, और कभी कभी जो रिसर्चर होता है, जो डेटा कलेक्ट करने वाला होता है, उसको नेगेटिव फैक्टर से फैक्ट करने लगते हैं, जिसकी वजह से डेटा और स्टडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। इसका कुछ अर्थ और ज़्यादा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अभी मैंने आपको डिस्क्राइब किया ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड। अब जो प्लांट्स हैं वो भी क्या है, वो भी तो लिविंग बीइंग है, उनके में भी सेल होते हैं और उनमें भी मल्टीप्लिकेशन होता है, जिसकी वजह से उनके साइज में चेंज होता है, उनके वेट में, स्ट्रक्चर में चेंज होता है, यानी कि ग्रोथ होती है। क्रो एंड क्रो के अकॉर्डिंग ग्रोथ refers to structural and physiological changes। फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस जो होते हैं वो सब ग्रोथ होते हैं। फिजियोलॉजिकल यानी कि बॉडी में जो चेंजेस होते हैं, इन वेरियस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, उनकी फंक्शनिंग होती है, कनेक्टिविटी होती है, ये सब फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ऐसी कौन से मेथड को यूज किया जाए जो सबसे अच्छा हो ग्रोथ के डेटा को कलेक्ट करने के लिए? वो मेथड है सेमी लॉन्गिट्यूडिनल, यानी कि दोनों को मर्ज कर दो। कुछ साल तक उन पे स्टडी करो, ये नहीं कि एक साल में मैंने केवल अर्ली, मिडिल और लेट चाइल्डहुड वाले भी स्टडी करके डेटा कलेक्ट कर लिया, नहीं। हर स्टेज में क्रॉस सेक्शनल के अकॉर्डिंग अलग अलग सैंपल लो, लेकिन उन पे भी 2, 3, 4 साल स्टडी करो, जिससे मेरे को एक जनरलाइज्ड ग्रोथ डेटा मिल सके और जिस पे मैं जनरलाइजेशन या इंटरप्रिटेशन कर सकूं। इस तरीके से हमको समझ में आया कि ग्रोथ क्या है। ग्रोथ है वन सेलुलर स्टेज से सेलुलर मल्टीप्लिकेशन की
स्टेज और सेलुलर मल्टीप्लिकेशन की स्टेज से उस पर्टिकुलर सेल में या उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग या लिविंग बीइंग में क्या होता है, उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं, उसके प्रपोर्शन में, हाइट में, वेट में चेंजेस होते हैं, और जिसकी वजह से वो ओल्ड फीचर्स जो होता है उनको छोड़ता जाता है और नए फीचर्स को एक्वायर करता जाता है, और उसके साइज में चेंजेस होते जाते हैं। और ये लेकिन एक मैच्योरेशन की स्टेज तक कंप्लीट हो जाती है, ये एक्सटर्नल होती है और इसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं, एक यूनिट में नाप सकते हैं। एक्सटर्नल है, क्यों नाप सकते हैं एक यूनिट में? क्योंकि ये क्वांटिटेटिव होती है। थैंक यू।